नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। धर्म के नाम पर कट्टरपंथियों ने सारी हदें पार कर दी। 34 साल बाद सलमान रुश्दी से ईश निंदा का बदला लिया गया तो पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने पर नुपुर शर्मा भी बुरी तरह से घिर गए। दिल्ली से सटे सहारनपुर में नुपुर की हत्या की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। धर्म पर बयान और ज्ञान से जान आफत में पड़ गई। जाने माने लेखक सलमान रुश्दी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। चौंतीस साल पहले उनकी लिखी किताब सैटनिक वर्सेस पर इश निंदा का आरोप लगा। तब से उन्हें धमकियां मिलती रही हैं। जान पर खतरा मंडराता रहा है। कल वो मनहूस दिन था जब न्यूयॉर्क में धर्म के नाम पर ही चाकू से उन पर ताबड़तोड़ हमले हुए। न्यूयॉर्क में रुश्दी पर हमला हुआ तो वहां से 11,600 किलोमीटर दूर भारत के सहारनपुर में धर्म के नाम पर साजिश का भांडाफोड़ हुआ। सहारनपुर में भी मजहबी बदले के लिए आतंकी साजिश रची जा रही थी। आतंकी निशाने पर थी बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा, जिसमें बयान को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ माना गया। बड़ा अजीब, जो मजहब भाईचारा सिखाता है, आपस में बैर न रखने की बात करता है, मानवता, अहिंसा, प्यार, जिंदगी के बोल बोलता है, उसी के नाम पर खून बहाया जा रहा है, मौत का फरमान जारी किया जा रहा है, आतंकी साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सरतन से जुदा कट्टर मॉड्यूल के शिकार सलमान रुश्दी भी हो गए। विवादित खिताब सैटनिक वर्सेस के रिलीज के 34 साल के बाद रुश्दी पर जानलेवा हमला किया गया, वो भी अमेरिका में, जहां पर सुरक्षा सबसे महफूज मानी जाती है। दुनिया हैरान है, सन है। धर्म के नाम पर जाने माने लेखक सलमान रुश्दी पर उसी देश में जानलेवा हमला हुआ है जो सुरक्षा के लिहाज से सबसे महफूज माना जाता है। 41 साल पहले लिखी किताब के खिलाफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में रुश्दी पर चाकुओं से हमला हुआ। हमलावर ने मंच पर चढ़कर चाकू से एक नहीं, दो नहीं, 10 से 15 वार किए। हमलावर ने चाकू से लहूलुहान करने से पहले घूंसे भी बरसाए। जब तक सुरक्षा कर्मी हरकत में आते, सलमान रुश्दी खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। ऑडिटोरियम में चीख पुकार मची थी। आनन फानन में सुरक्षा बलों ने मंच को घेरा। 24 साल के हमलावर को धर दबोचा। मंच पर ही रुश्दी को फर्स्ट एड दी गई। बहते खून को बंद किया गया। जख्मों की मरहम पट्टी की गई। फिर आनन फानन में एयर एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। रुश्दी की इमरजेंसी सर्जरी हुई। सलमान रुश्दी के एजेंट एंड्रू वाइली ने बताया कि उनकी हालत ठीक नहीं है। रुश्दी वेंटिलेटर पर है, बोल नहीं पा रहे, खतरे में। एक आंख, बाईं आंख की नस फट गई है। लीवर में भी गहरा जख्म हुआ है। गर्दन पर चाकू के कई जख्म हैं। रुश्दी पर हमला उस वक्त हुआ जब वो न्यूयॉर्क के चाटाओक्वा इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने पहुंचे। जिस वक्त उनका परिचय दिया जा रहा था, उसी वक्त दंदनाते हुए हमलावर चढ़ा और हमले की बौछार कर दी। वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया। बाद में न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। रुश्दी गन कल्चर के खिलाफ कार्यक्रम में बोलने गए थे और वहीं पर उन पर हमला हो गया। Shocked and stunned, shocked and stunned. I didn't believe what I was seeing. My first reaction was, this has to be some kind of demonstration or stunt or something. And then no, it got so real so fast. And then it was terrifying.
People. I was with about 400, I guess, in the audience, and we all got to our feet. People were screaming and crying out and gasping, making all these standard expressions of disbelief and shock that you would expect. आखिर ये कैसी कट्टर सोच है जो खून बहाने पर आमद है? तारिक फतेह ने सलमान रुश्दी पर हमले को सर तन से जुदा वाली सोच बताया। पूरा सोच है कट्टरपंथी मुसलमानों की, उसमें लोन वुल्फ हो, अलकायदा हो, आईसिस हो, ये सब नहीं है। आपने हिंदुस्तान में नहीं देखा सर तन से जुदा का पूरा वावेला? किसी की भी गर्दन कोई भी काट सकता है। तस्वीर तो आ गई उस शख्स की, आप खुद देख लीजिए, आप बता देंगे कि ये कहाँ का है। अब हमें एज केयरफुल रहना पड़ता है कि पुलिस ने कहा या नहीं कहा। मुझे तो शक्ल से पाकिस्तानी नजर आ रहा है। मुंबई में जन्मे सलमान रुश्दी 1981 से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। उनकी किताब सेटनिक वर्सेस पर इश्क निंदा का आरोप लगा है। ईरान ने तो मौत का फतवा तक जारी किया। वहाँ के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने तो $30 लाख का इनाम तक रखा। तब से सलमान रुश्दी सुरक्षा के पहरे में है, लेकिन 34 साल बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। आज तक ब्यूरो। तो धर्म पर बयान को लेकर बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की जान भी आफत में। अब हत्या की आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा है, जिसे नुपुर को मारने का टास्क मिला हुआ था। नुपुर की हत्या की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। शख्स की गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तान का ही बताया जा रहा है, और इससे पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि जैश का यह आतंकी है और मोहम्मद नदीम इसका नाम है। यूपी एटीएस ने इसे पकड़ा है। इसको टास्क मिला था कि नुपुर शर्मा की हत्या करनी। सहारनपुर से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। अमित, शुरुआती पूछताछ में क्या क्या खुलासा हुआ है? किस इरादे से पाकिस्तान से भारत आया, किसने भेजा? जी देखिए राजीव, ये वो गांव है कुंडा कला जहां पे सहारनपुर के अंदर ये गांव आता है। यूपी एटीएस की टीम यहां पे आती है और यहां से मोहम्मद नदीम को अरेस्ट किया जाता है। गंगोत पुलिस थाने के अंदर ये गांव आता है और बहुत बड़ा गांव है। और इसमें जो डिटेल है, आप सड़कों को देखिए, पूरे लैंडस्केप को देखिए और समझिए कि ये बिल्कुल आम गांव की तरह है, आम आबादी वाले गांव की तरह है और खेती किसानी करने वाले इलाके जैसा है। लेकिन अब जो खुलासा यूपी एटीएस करती है, उस खुलासे के हिसाब से मोहम्मद नदीम, 25 साल का मोहम्मद नदीम, पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन, टेरर आउटफिट्स के संपर्क में था। और उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है, यूपी एटीएस का दावा है कि उसके जो मोबाइल डिवाइस को ट्रैक किया गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह का देश का माहौल गरमाया हुआ था और खास करके यूपी में कम्युनल घटनाएं हुई थी, उसके बाद से यूपी एटीएस लगातार अलर्ट मोड में थी। उसके तमाम जो यूनिट्स हैं यूपी एटीएस के, उनको अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया था और उसी कार्रवाई के तहत ये डिजिटल फुटप्रिंट्स को फाइंड आउट किया गया। कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन अमित, निशाने पर नुपुर शर्मा थी। क्या प्लानिंग थी, कैसे नुपुर शर्मा पर हमला करना था, यह भी आप बताएं। जी देखिए, जो मोबाइल डिवाइस प्राप्त हुआ है उसमें ये पता चल रहा है कि कई सारे चैट्स थे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक मैसेंजर के थ्रू ये चैट्स किए गए, जिसमें तमाम तरह के रेडिकलाइजेशन के मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ जो मोबाइल डिवाइस रिकवर हुआ है उसमें एक पीडीएफ फाइल है जो यूपी एटीएस बता रही है कि इसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल्स कैसे बनाए जाता है और फिदाइन ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, इसकी जानकारी थी। यानी कि वर्चुअल मीडियम से कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग का मटेरियल होता है वो उसको प्रोवाइड किया गया था मोहम्मद नदीम को। और ये तमाम जो तथ्य हैं, इसको लेके यूपी एटीएस बहुत ही इस वक्त कॉन्फिडेंट दिख रही है। और उसके साथ साथ यूपी एटीएस का यह भी दावा है कि मोहम्मद नदीम को असल में एक टास्क भी दिया गया था और ये टास्क था बीजेपी की भूतपूर्व नेता और स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा को एलिमिनेट करने का। यानी कि ट्रेनिंग का प्रोसेस, बातचीत का प्रोसेस और फिदाइन मॉड्यूल, एक्सप्लोसिव मॉड्यूल तो साथ में मिलता ही है। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं अमित कि फिदाइन हमले की तैयारी के लिए ये
सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था, वहां से ट्रेनिंग ले रहा था, इसको इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए थे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नीतीश बाबू का इशारा कुछ और है, जिसने एक बार फिर से उन्हें बीजेपी का दुश्मन बना दिया है। लड़ाई अब रोजगार पर तेज हो गई है। ईडी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस बीच में तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली का रुख किया है, जहां उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। चर्चाएं भले ही 2024 के चुनाव की हो, 24 के चुनाव में मोदी के खिलाफ चेहरे की हो, लेकिन इस मौके और माहौल के बीच बिहार की सियासत में नई लड़ाई छिड़ गई है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अब रोजगार, सुरक्षा के मुद्दों पर नई जंग छिड़ गई है। सबसे करारा हमला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से आया। उन्होंने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे का मुद्दा उठाया। डिप्टी सीएम पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया। केवल मुंह से ही देना था, तब तक दे रहे थे। 10 लाख नौकरी दूंगा, ऐसी नौकरी दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। और ज्यों ही ओथ लिए, क्या जिम्मेदारी नहीं है? कहा जाए कि नीतीश कुमार अक्षम है, इन अक्षम मुख्यमंत्री के साथ हम नहीं दे सकते? है हिम्मत तो बोले। नहीं तो डिप्टी सीएम है तो डिप्टी सीएम का और सीएम का दोनों का दायित्व होता है, दोनों गला में गला मिले हैं। ये कहने से अब आपका छुटकारा नहीं होने वाला है। बीजेपी ने सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला तो सीएम डिप्टी सीएम का जवाब आया। जल्द से जल्द 10 लाख युवाओं को नौकरियां देने का भरोसा दिलाया। वादा किया है जगह गवर्नमेंट में, और अब हमने शपथ ले ली, जो पुराना प्रॉमिस था वो पूरा किया जाएगा 10 लाख जॉब को लेकर। आप कैसे देखते हैं? ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई। और हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार से बीजेपी के जाने के बाद रोजगार समेत जनता के मुद्दों पर बात हो रही है। बिहार से नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। रोजगार के बारे में अगर देश भर में चर्चा हो रही है तो ये हमारी उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। क्या आज इस पे चर्चा हो रही है, असल मुद्दे पे चर्चा हो रही है। तो हम लोग जो नौजवानों का जो सपना है और जो ख्वाहिश है उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रोजगार बिहार का ही नहीं, देश का भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बिहार में ये सवाल उठा रही है तो विपक्ष 2 करोड़ रोजगार के वादे याद दिला रहा है। रोजगार जो 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष मोदी जी ने रोजगार की बात की थी देने का, तो 8 वर्ष हो गए तो 16 करोड़ होना चाहिए। छोड़िए, एक भी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उल्टे नौकरियां गई हैं। रोजगार के अलावा बीजेपी ने बिहार में अपराध का मुद्दा भी उठाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम खिलाड़ियों को आज पीएम आवास पर बुलाया और उनसे जो है बातचीत की, उनका हौसला उन्होंने बढ़ाया है। इसी की जो है तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने बड़ा अच्छा खेल खेला, 61 पदक अपने नाम किए। इसमें 22 गोल्ड मेडल थे, स्वर्ण पदक थे, जबकि 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। और उन तमाम खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात जारी है। पीएम आवास पर सभी खिलाड़ियों को बुलाया गया है और उनकी हौसला अफजाई खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जब ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन किया था खिलाड़ियों ने, उसके बाद उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी और सभी का हौसला बढ़ाया था। उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने उनके खेलों से जुड़े हुए जो है सामान भी लिए थे और उसके बाद उनकी नीलामी भी की गई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करते हैं ताकि खिलाड़ियों का उत्साह बढ़े, उनका हौसला बढ़े और हर बार खेलों में जब वो जाएं तो वो ये समझें कि देश के प्रधानमंत्री, देश उनके साथ में है और बहुत महत्वपूर्ण उनका खेल होता है।